नमस्कार, कड़क इलेक्शन के इस बिहार चैप्टर के आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। और अब तक आपने हम बिहार चुनाव को लेकर हमने तमाम जो जानकारियां थी, जो विश्लेषण था, आप तक हमने पहुंचाया। और इस आखिरी एपिसोड में हम वो चर्चा करेंगे जो कड़क इलेक्शन ने तकरीबन हर एपिसोड में प्रशांत हमने बताने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की कि जो इस बार का बिहार का जो रिजल्ट आएगा वो महाराष्ट्र स्टाइल में ही आएगा। इस बात की लगातार हमने चर्चा की और देखिए अंत में ही हुआ, 200 पार एनडीए पहुँच गया और महागठबंधन पूरी तरह से साफ। अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन आरजेडी का रहा। और जो हम बातें कर रहे तो ऐसी यूं ही बातें नहीं कर रहे थे। अगर प्रशांत देखा जाए तो चुनाव के पहले ही ये तय हो गया था, इसके नतीजे तय हो गए थे। इसलिए तय हो गए थे कि महागठबंधन ने इस पूरे चुनाव प्रचार की शुरुआत ही बड़े ही कमज़ोर विकेट पर, जो मुद्दा था नहीं, जिसका वहाँ लोगों से कोई कनेक्ट नहीं था, वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव बहुत बढ़ चढ़ करके उन्होंने बड़ा जोशीले तरीके से वहाँ पर गए लोगों के बीच में और कुछ दिनों तक काफ़ी हंगामा मचाया सोशल मीडिया में, टीवी पे, वो तो बने। लेकिन मैं मानता हूँ कि वहीं पर इनका ये डिरेल हो गया, पूरा का पूरा जो चुनाव प्रचार था वहीं डिरेल हो गया वो। और वहाँ से जो नुकसान हुआ उसके बाद कहीं भी नहीं लगा कि महागठबंधन रिकवर कर पाया, क्योंकि इनका आपस में तालमेल नहीं हुआ, मुद्दों की कमी थी। और वहीं दूसरी ओर एनडीए लगातार कंसोलिडेट कर रहा था, वो समझ रहा था, ग्राउंड पे काम कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे और एक एक चीज़ का ध्यान रख रहे थे। और जनता को आज बता दें सबसे बड़ी बात क्या है, याद कीजिए, आपने बड़ा कम सुना होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जहां कमज़ोर होते हैं वहां पे तैयारियां ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस बार एनडीए ने उन सीटों पर ज़्यादा फोकस किया जिन सीटों पर बीजेपी और जो बाकी जो एनडीए के दूसरे दल थे, जनता दल, यूनाइटेड और बाकी जो दूसरे दल जीते थे, उस पर ज़्यादा फोकस इसलिए किया कि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर वहाँ पे काम करता, उसको कैसे काटा जाए। और उसका नतीजा देखिए निकला है कि ना सिर्फ एनडीए की सीटें बढ़ी हैं, ऐतिहासिक जीत हुई है, बल्कि इस सरकार के, नीतीश सरकार के ज़्यादातर मंत्री और विधायक जो थे वो चुनाव जीते हैं। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली क्या होता है कि कई बार आप उम्मीदवार बदल देते हो, आपकी जीत बड़ी होती है, लेकिन इस बार जेडीयू ने अपने ज़्यादा मंत्रियों को उन्होंने टिकट दिया भी, विधायकों को दिया भी, और इस चुनाव के नतीजे बड़ा ही डिफरेंट रहे इसमें। बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि वॉरफेयर में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत होती है, आज के दौर में ऐसे ही सियासत में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और जो इस बात को बहुत बारीकी से समझ पाया वो इस वॉर को जीत लेता है। और शायद इसीलिए जो सेनापति होते हैं उनके पास यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि टेक्निकली आप कितने अपग्रेडेड हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2-3 वर्जन का ही आप जेट अभी भी उड़ा रहे हैं और यहाँ 5 तक बात पहुंच चुकी है। बिल्कुल। तो अमित शाह इसी को बारीकी से देख रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एक पुराना ढर्रा होता है, परंपरा होती है कि उन सीटों पर अक्सर हमारी कोई पैठ नहीं थी तो क्यों ना ज्यादा मेहनत की जाए। ये अब अपग्रेड करने वाली चीज हो गई जो अमित शाह दिखा रहे हैं सियासत के दूसरे नए, ये नई बात है, ये नया फैक्टर है कि जो आपकी अपनी सीट थी वहां पर ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत क्यों होती है। हालांकि एक उलटबाजी की तरह भी लगती है, लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी था। और ऐसा करने पर परिणाम क्या होते हैं आज रिफ्लेक्ट ही होगा। बिल्कुल। लेकिन एक जो सबसे अहम बात है, आप ये कह रहे थे कि हमारी चर्चा हो रही थी और बिल्कुल मैं इस बात का गवाह हूं, हमारी चर्चा में आपकी जुबान से ये अक्सर निकला कि महाराष्ट्र जैसा परिणाम बिहार में आ सकता है। किस बिना पर आपको महाराष्ट्र जैसा परिणाम लग रहा था बहुत शुरू से? कोई सबसे बड़ी वजह? इसके पीछे दो फैक्टर जो थी सबसे बड़ी। जब देखिए, मैं इस चुनाव के 2-3 महीने पहले तक मुझे ऐसा लगा एक बार कि इस बार इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। हालांकि मुझे कभी भी नहीं लगा कि इंडिया चुनाव हार जाएगी। अगर ईमानदारी से कहूँ, उसके पीछे फैक्टर ये है कि तेजस्वी यादव जिस आधार पे जो चुनाव की तैयारियां वहाँ पे कर रहे थे, उन्होंने कभी जनता के बीच में ये लेकर पॉजिटिव लेकर नहीं गए, मैंडेट लेकर नहीं गए कि आप आइए, आपको हम बिहार को ऐसा करके देंगे। वो अक्सर जाते थे, वो बीजेपी को गाली देते थे, वो नीतीश कुमार को गाली देते थे। उनके पास बिहार को आगे ले जाने का कोई एजेंडा था, नंबर 1। लेकिन जब बीच में एक बार ऐसा हुआ कि बिहार में कुछ घटनाएं ऐसे घटने लगी कि वहाँ अपराध कुछ बढ़े, कुछ मर्डर्स वगैरह हुए, तो वहाँ पर तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया जंगल राज, नाम लेना शुरू कर दिया। मैं उस दिन समझ गया कि तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी रणनीतिक भूल कर दी। वो भूल यूं थी कि जब द मोमेंट आप जंगल राज की बात अगर बिहार में करते हो तो लालू और राबड़ी राज से बड़ा जंगल राज वहां पर बहुत मुश्किल है। और आज जो वहां पर स्थिति थी, वहां पर कुछ घटनाएं हुई भी, बावजूद इसके जंगल राज वाली कोई बात नहीं थी। एक तो फैक्टर यहां पर हो गया। तो मैंने यहां पर नोटिस किया कि तेजस्वी एक के बाद एक लगातार गलतियां करते चले गए। दूसरी ओर एनडीए का काम करने का तरीका, बीजेपी का काम करने का तरीका बहुत बदला है। जून 2024 में जो बीजेपी को झटका लगा, जहां पर 400 पार की बात हो रही थी लोकसभा चुनाव में, और वहां जब उनको 240 सीट पर संतोष करना पड़ा, तो बीजेपी ने काम करने का तरीका बिल्कुल ही पलट लिया। महाराष्ट्र का चुनाव हो, आप देखिए महाराष्ट्र के चुनाव से मैंने क्यों किया कंपेयर बिहार के, इस पर मैं आ जाता हूं।
महाराष्ट्र में अगर आप देखें 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थिति यही थी। एनडीए के जो गठबंधन में बहुत काफ़ी एक दूसरे से वो मतलब कहते थे ना कि एकनाथ शिंदे हो या फिर अजीत पवार को भी लेकर के एक पार्टियां अलग पार्टियां दिखी, लेकिन वो ना एनडीए नहीं दिखा वहां पर। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में उनको भारी नुकसान वहां पे हुआ। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव में आए तो सबसे पहले बीजेपी ने क्या किया कि जो पार्टियां थीं उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाया। बल्कि मैं कहूं अजीत पवार को लेकर मेरे मन में था कि यार कैसे क्यों उसको लेकर के आ रहा है, करप्शन का इतना, लेकिन अजीत पवार की भी वहां पर उसका जनाधार है। उसके हिसाब से बीजेपी ने वो जो कहते हैं ना स्टिच काफी तरीके से किया और उसका नतीजा ऐसा बम्पर आया कि अच्छा मतलब वो करने वाली थी। तो मुझे लगा बीजेपी ने वहां से फार्मूला बीजेपी को मिलता है। ये जो आरएसएस के साथ जो इनकी प्रॉब्लम्स थी जो भी रही थी ग्राउंड पे आरएसएस ने वहां से काम किया, वही फार्मूला आपको हरियाणा में भी देखने को मिला, वही फार्मूला आपको दिल्ली के चुनाव में देखने को मिला। बीजेपी का काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया 2024 के बाद। वही बिहार में कर रहे थे। आपने देखा कि हर हफ्ते नीति वहां पर पहुंच रहे हैं ये अमित शाह, प्रधानमंत्री कितने लगातार वहां पर दौरे दिया। तो बीजेपी के पास कोई फेस नहीं था, लेकिन बीजेपी ने बड़े ही तरीके से एक तो अपने गठबंधन को सॉलिड किया। जो गलतियां 2020 में हुई थी या 2024 में उसको नहीं दोहराया। कुशवाहा राजपूतों के बीच वजह से बीजेपी को कम से कम 5 से 6 सीटों का नुकसान हुआ था। 10 सीटें जो हारे थे बिहार में लोकसभा में, वो 10 में से 6-7 सीट इस वजह से सिर्फ थी। एक उन्होंने वो करते गए, ठीक करते गए, तब मुझे लगने लगा कि बीजेपी एकदम सही रास्ते पे जा रही है। और उल्टी महागठबंधन की जो स्थितियां थी बिल्कुल अलग थी। तो मैंने कहा कि महाराष्ट्र वाली स्थिति थी, गठबंधन में अलग अलग वो था, लेकिन उसको जिस तरह से जोड़ा और वो किया उसका वो नहीं। इसीलिए मुझे बार बार लगता था कि नतीजा, और जब वोटिंग ज्यादा हुई तब मेरे को लग गया कि अब 200 पार वाली बात है। पहले मेरे को लगता था कि शुरू में कि 140, 50, 60 वाली स्थिति बन रही है। और ये भी परंपरा तोड़ने वाली ही बात है, क्योंकि परंपरागत तौर पर यही माना जाता था कि अगर बहुत ज्यादा बम्पर वोटिंग हो रही है, रिकॉर्ड आगे बढ़ रहा है, तो पहले की परंपरा यही होती थी कि अब ये गुस्सा है दरअसल जो मतदाताओं का इतने ज्यादा हाई परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अब जो पहले एंटी इनकम्बेंसी चीज होती थी, अब वो प्रो इनकम्बेंसी होने लगी। बिल्कुल। और पिछले कई चुनावों में ऐसा कई स्टेट में भी और कई जगह पे ये बीजेपी के पास मैजिक फार्मूला वैसे देखा जाए तो, कि किस तरीके से आप उसे प्रो में कन्वर्ट कर दीजिए अगर वो एंटी में है। एक खास बात और इस चुनाव में जो देखने को मिली, जो इस तरह का परिणाम आया, जिस पर तो विपक्ष के भी नेता अब बोलने लगे हैं कि किस तरीके से अगर सूत्रधार एक होता है तो वो माला किस तरह से एक सुई से ही सारे मणियों को पिरो लेती है और फिर वो तय कर लेती कि माला कितनी बड़ी बनानी है। और ऐसा ही दिखाई दिया। अमित शाह भले ही बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन जितने अपने घटक दल थे, एक बात वहां पर कह दी गई कि पांचों दल पांडव की तरह मिलकर के ये जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और वही देखने को भी मिला, ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि उनके घटक दलों के भी जो विधानसभा सीटें थी वहां की भी रणनीति और चुनावी समीकरण बनाने में भी उतनी ही माथापच्ची। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी किया गया, काफी बारीकी से बनाया गया। जो जहां का मजबूत आधार है उसको जोड़ के बनाया गया। और ये देखिए कि अमित शाह रणनीति बनाते थे, इन्होंने बड़ा स्ट्रेटजी इनकी बड़ी क्लियर थी। और प्रधानमंत्री का इस्तेमाल स्टार प्रचारक के तौर पर किया। तो प्रधानमंत्री और अमित शाह वहां पर आगे से लीड कर रहे थे। अमित शाह, अगर हम जैसे बार बार हमने उस दौरान भी आपको बोला, हमने बात भी कर रहे थे कि ये अगर कहने को तो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान थे बिहार के लिए बीजेपी की तरफ से, लेकिन असली चुनाव प्रभारी अमित शाह खुद थे। लगातार वहां फील्ड पे थे, वहां लगातार जा रहे थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का पूरा अपडेट ले रहे थे और उसके हिसाब से रणनीति बनी। मतलब बीजेपी ने कहीं तैयारी में कोई खामी नहीं छोड़ी। और शायद मुझे लगता है कि उनको एक्सपीरियंस काम होगा 2015 में। 2015 में जब जेडीयू चली गई थी, आरजेडी के साथ में बीजेपी अलग थलग पड़ गई थी, तो उनका बड़ा नुकसान हुआ था। ये काफी कैंपेन तगड़े तरीके से किया था, लेकिन वहां से इन्होंने सीख ली थी। और बिहार में जो 2015 में गलती की थी उसको सीख लेकर के उन्होंने यूपी में बड़ी जीत की। तो बीजेपी के साथ एक अच्छी बात यह है, जब इनको झटका लगता है ना, तो आप उनका देखो काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। झटका 2000 जून में लगा, उसके बाद इनका काम करने का पैटर्न चेंज हुआ। यकीन मानिए आज इस बात पर हम बिहार का ये चैप्टर है आपको बता रहे हैं कि बीजेपी आज से ही जो चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बंगाल के रणनीतियों पर जुट जाएगी। अब आने वाले दिनों में देखिए कि बंगाल को लेकर क्या। और ये बात प्रधानमंत्री ने आज अपनी उस सार्वजनिक घोषणा में कह भी दी, जब बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तो उन्होंने जब धन्यवाद कहा है सभी को, तो उन्होंने कह दिया कि गंगा बिहार से बंगाल जाती है। मतलब जो अब ये जन सैलाब दिख रहा है एक तेज धार के तौर पर, अब ये बंगाल का रुख करेगा। और जंगल राज की वापसी अब नहीं होगी, जंगल राज अब यहां नहीं दिखाई देगा। और यही काम बंगाल में भी होगा, जंगल राज वहां भी खत्म होगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया। एक और बहुत बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने आज के अपने उस कार्यक्रम में, जब वो धन्यवाद कह रहे थे अपने तमाम
कार्यकर्ताओं के लिए, हाँ, कल शाम में जो शादियों उनका प्रोग्राम जो हुआ जो, हाँ। उसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के भीतर बहुत बड़ी टूट होगी, पार्टी एक बड़े पैमाने पर टूटने वाली बिल्कुल जाहिर है। और प्रधानमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं तो मतलब ऐसे ही यूं ही कही गई बात नहीं होगी। उनकी बात को हल्के में भले नहीं ले ही सकते वो विरोधियों को हतोत्साहित करना तो एक धर्म होता है सियासत में, लेकिन वो यूं ही नहीं कही गई होगी और इसके भी संकेत दिखाई देने लगे। जैसे ही हमने देखा कि इस तरह के परिणाम आने लगे, राहुल गांधी का नाम भले ही ना लिया गया, लेकिन कांग्रेस के ऐसे कई बड़े नेता हैं जिन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। आप ये सोचिए कि जो सोनिया गांधी के बहुत ही करीबी प्रमुख सलाहकार माने जाते थे, उनकी बेटी मुमताज पटेल ने सीधे सीधे ये बात कह दी कि बार बार हार के बावजूद भी पदोन्नति हो रही है, उन्हें सरताज बनाया जा रहा है और वैसी ही टीम को फिर एक बार अगुवाई करने का मौका दे दिया जा रहा है। जब तक कि ये चलता रहेगा तो यही हशर होगा। सीधे राहुल गांधी की ओर इशारा था कि अब जिस तरीके से विरोधी राहुल गांधी की कह रहे हैं कि ये शानदार 95वां इलेक्शन है जो राहुल गांधी की अगुवाई में हराया गया है कांग्रेस को, और वो ये भी बात कह रहे हैं कि शतक के बहुत पास है वो, मतलब। हाँ बिल्कुल, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर उनके श्रद्धा सुमन इस तरह से हार के बाद हार के बाद हार के तौर पर आज 14 तारीख को राहुल गांधी ने उन्हें दे दिया। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो एनडीए करता दिखाई दिया इस चुनाव में, उससे सारी रणनीति, उससे सारी ज्यादा गतिविधियां उलट ही दिखाई दी महागठबंधन के भीतर। बिल्कुल, जहां गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर एक जरा सा शोर नहीं सुनाई दिया एनडीए के भीतर कि कहीं कोई विवाद हो रहा है या असंतुष्ट होकर के बागी खड़े हो रहे हैं। अगर कहीं हो भी रहे थे तो उसको मैनेज किया जाता है। खबरें ऐसी आई कि सीधे अमित शाह से उनकी बात हुई और जो फॉर्म भरने के लिए जा रहा था वो वापस आ गया। तो इस लेवल तक के अगर कोई कमान संभाले हुए है तो ये होता है सियासत का वो मैनेजमेंट जो आपको जीत के संकेत देता है चुनाव से पहले ही। लेकिन इसके उलट महागठबंधन में ये हो रहा था कि आज तक भी जब परिणाम आ गए हैं उस औपचारिक लिस्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसको कितनी सीटें औपचारिक रूप से दे दी गई है, क्योंकि वो तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। कई नेता कहते रहे कि ये फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं होता है, ये खामखा में दिल बहलाने के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बनाने वाली बातें। और ये तो सीधी सी बात थी कि ये तो हार के ही लक्षण वो दिख गया। जिस बेसिस पे आप जो कहते हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में जिस तरह का परफॉर्मेंस आरजेडी का हुआ वो दिख गया। और यकीन मानिए बिहार का ये जो चुनावी नतीजा आया है कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है, टर्निंग पॉइंट है, भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट है। और यहाँ से आपको भारत की राजनीति में कई ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे, कई सारे ऐसी बदलेंगी जिसका बहुत दूर कहते हैं ना कि दूरगामी इसका इंपैक्ट होने वाला है। और आप देखते जाइए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहाँ रहती है, इंडी गठबंधन का क्या हाल होता है, आरजेडी का क्या हाल होता है, और ममता बनर्जी। और जो मैं शो में मैं कर भी चुका हूं कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव इस चुनाव से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जो बिहार के बाद बंगाल होना है और 2027 में यूपी भी होना है, और यूपी में भी सिमिलर सिचुएशन है। जो तेजस्वी ने झेला है वो झेलना है और अखिलेश यादव को। बिल्कुल, और वही चीज आ रही है तेजस्वी के लिए इस बार करो या मरो की स्थिति थी। जो तमाम और विश्लेषक है वो ये कह रहे थे कि ये घड़ी तेजस्वी के लिए खुद को साबित करने की है। अगर इस बार नहीं कर पाए तो भविष्य में कोई और बड़ी उम्मीद लगाए रहना बेमानी साबित होगा। क्योंकि ये एक ऐसा मौका था जब तेजस्वी एकदम 24 कैरेट बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े थे। या तो वो सीएम बनते, अच्छा सा परफॉर्मेंस करते, या फिर उनका पूरा का पूरा सियासी भविष्य जो है वो खतरे में अब पड़ चुका है। और ये सिर्फ उनके अपने सियासी भविष्य के साथ नहीं बल्कि परिवार का भी तारा समीकरण वो बिगाड़ चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि ये तेजस्वी नहीं बल्कि फिलसफी हैं। तो ये तो बातें तेजस्वी की नहीं हुई। आप तेजस्वी सिर्फ मत कहिए कि बिहार के चुनाव के बाद 3 परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। जो राजनीति में 3 परिवार है, गांधी परिवार जहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, दूसरा लालू परिवार में जो कि पहले से प्रॉब्लम चली थी और भी प्रॉब्लम होने वाली है, तेज प्रताप यादव धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, और तीसरा मुलायम सिंह का परिवार। ये जो 3 परिवार है भारतीय राजनीति में कई सालों से सत्ता का स्वाद मतलब इनका एक पैठ रही है, 2 बड़े हिंदी लैंड में, और जो गांधी परिवार तो कई सालों से सदियों मतलब सैकड़ों सदियों में बोल रहा हूँ, कई दशक से भारत की राजनीति में इनकी पैठ रही है। इन तीनों परिवार पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, और ये सब बिहार के चुनाव के नतीजे आने के बाद मिले हैं। तो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि बिहार के चुनाव को सिर्फ ये मत लीजिए कि एनडीए जीता है और महागठबंधन की हार हुई है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और अब से बाद जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा उस पर आपको धीरे धीरे हर में इम्पैक्ट नजर आएगा। तो जो हमारे कड़क इलेक्शन के इस बिहार चैप्टर के आखिरी एपिसोड में हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे
कैसे हमने पूरे समय में कड़क इलेक्शन में जो आपके लिए विश्लेषण लेकर के आया, और आगे भी कड़क इलेक्शन चलता रहेगा, लेकिन उसका जो चैप्टर होगा और कहीं जहाँ चुनाव होंगे वहाँ का होगा, हम आपके पास फिर हाजिर होंगे। आप अपना सजेशन देना चाहते हो तो हमें दें। कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।